हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, बहुत से बच्चों ने कमेंट्स कर रहे थे कि सर 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स। जी, 12th क्लास के फिजिक्स का ये पहला वीडियो है और ये हमारा पार्ट 1 है, एपिसोड 1 है। इसके बाद हम लोग डे बाय डे करके बोर्ड के एग्जाम आने से पहले पूरा चैप्टर हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आखिर 12th का फिजिक्स है क्या, किस तरह से स्टडी करनी है, किस तरह से इसको पार्टीशन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो क्लास 12th का फिजिक्स है यानी फिजिक्स, जो फिजिक्स है वह दो पार्ट में बांटा गया है। 12th के फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जो पार्ट 1 है उसमें कितने चैप्टर हैं, तो ध्यान से दीजिए, 1 से लेकर के 8 तक, यानी 1 से लेकर के 8 चैप्टर, टोटल 8 चैप्टर पार्ट 1 में रखा गया है। बाकी जितने बच गए उन सभी को पार्ट 2 में रखा गया है। क्योंकि यह वीडियो हमारा पहले पार्ट स्टार्ट है, इसलिए हम इस वीडियो में केवल पार्ट 1 से संबंधित सभी बातों का अध्ययन करेंगे, सभी पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यानी पार्ट 1 में 1 से लेकर के 8 चैप्टर को सिर्फ पार्ट 1 में रखा गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 1 से लेकर के इन 8 चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इन 8 चैप्टर हमको केवल आवेश के बारे में, किसके बारे में, हमें आवेश के बारे में स्टडी करनी है। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि आवेश को, यानी 8 चैप्टर में आवेश को पढ़ना, तो कैसे पढ़ना है, तो इसको दो तरह से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, दो तरह से। कुछ चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आवेश स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ठीक है, और कुछ चैप्टर हम पढ़ेंगे कि आवेश गतिशील रहेगा, भी वेग से गतिशील रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब आवेश स्थिर रहेगा। तो स्थिर आवेश को लेकर के, यानी आवेश को लेकर के जब आवेश आपका क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, तो इस स्थिर वाले कंडीशन में 2 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर, 2 चैप्टर आते हैं। यानी पहला चैप्टर, यानी अध्याय 1 और 2, यानी ये दोनों अध्याय के अंतर्गत आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और इन्हीं दोनों अध्याय को इकाई फर्स्ट कहते हैं, यानी इन्हें एक इकाई में रखा गया है, इन एक इकाई में रखा गया है। और इसी इकाई का नाम स्थिर वैद्युतिकी है। क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है। ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा कि 8 चैप्टर पार्ट 1 में आएंगे और इन्हीं 8 चैप्टर में हम आवेश के बारे में स्टडी करेंगे। आवेश को 2 तरह से पढ़ेंगे, जब आवेश स्थिर रहेगा, जब आवेश गतिशील रहेगा। तो जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर में आवेश क्या रहेगा, स्थित रहेगा। इसलिए इन दोनों चैप्टर को एक इकाई बनाया गया है, एक इकाई के अंतर्गत रखा गया है। और इस इकाई का नाम क्या दिया गया है, स्थिर वैद्युतिकी। क्या देगा भाई, स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जो स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो माने होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट द रेस्ट। क्या होता है, एट द रेस्ट। अर्थात पहले चैप्टर में, यानी इकाई 1 में, जिसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, उसमें आवेश क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, अर्थात रुका हुआ रहेगा। इसलिए इसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। अब इस चैप्टर के अंदर हमने कितना बोला कि 2 चैप्टर है, जिसमें से पहले चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी विद्युत आवेश, जो आवेश है उसका कौन सा गुण है, कैसे क्या है, कौन सा क्षेत्र है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में। उसके बाद फिर दूसरा पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होगी, वो शुरुआत होगी किससे, आवेश से। किससे, आवेश से। क्योंकि इसका, इस पूरे चैप्टर के या पूरे इकाई का लीजिए, इस पूरे इकाई की जान कौन है, आवेश है। ठीक है, तो आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि आवेश का नाम कैसे पड़ा, इसकी खोज कैसी हुई, कब, कैसे, कहाँ, क्यों हुआ खोज भाई, इसकी दर्द भरी कहानी क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आवेश की खोज किया था
इन वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एक आदमी है। क्या है? ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। आपको पता होना कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में बहुत सारे आदिवासी आदि मानव रहते थे, जिन्होंने गलती से बहुत सारे खोज होते, जैसे आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, है ना। उन्होंने गलती से कोई काम किया, कोई गलती से कुछ हो गया, उसे नोटिस किया, अच्छा लगा, उसे उन्होंने नाम दे दिया। वैसे ही इन महोदय ने, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है थैलस ऑफ मिलेटस। इनका नाम क्या भाई? थैलस ऑफ मिलेटस। ठीक है, इनके बारे में हम अभी तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप विकिपीडिया जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो थैलस ऑफ मिलेटस ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खोज कैसे किया? इन्होंने क्या किया, दो चीजें ली, जिसका नाम क्या था? एक था एम्बर। क्या था? एम्बर। दूसरा क्या था? फर। क्या था? फर। इन्होंने क्या किया, एम्बर और फर, इन दोनों ने घिसा। क्या हुआ? घिसा। तो घिसने से क्या हुआ? चिंगारी उत्पन्न हुई। उन्होंने उस चिंगारी को नोट किया और उसका नाम क्या दिया? आवेश ने। अब आप कहेंगे ये अंबर, ये फर, ये दोनों क्या भाई? तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो कपड़े जैसा है, ये जानवर की खाल है। इस खाल को हम क्या बोलते हैं? फर बोलते हैं। आज जो पत्थर देख रहा है, इसको जेम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेम स्टोन। अब कहेंगे ये क्या है? तो जेम स्टोन जो हम अंगूठी पहनते हैं ना, तो अंगूठी में जो पत्थर यूज करते हैं वही होता है। ठीक है, तो जो पीले कलर का है, ये जेम स्टोन है। इस जेम स्टोन को और जानवर की खाल को उन्होंने आपस में घिसा, और घिसने से जो चिंगारी उत्पन्न हुई, जो रिजल्ट आया, उसको पॉइंट किया और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? आवेश। ये बहुत पहले की बात है, बहुत प्राचीन बात है। इनके बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, और आवेश को लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की, बहुत सारे रिजल्ट आए, बहुत सारे परिणाम आए, और उन सबको मिला जुला करके जितने भी रिजल्ट आए उन सबको इकट्ठा करके 2022 में जो रिजल्ट निकला, यानी 2022 में जिस नाम से हम आवेश को जानते हैं, उसके बारे में स्टडी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत पुरानी थी, बहुत प्राचीन था, लेकिन अब हम आवेश को, चूंकि अब दुनिया बहुत विकास कर चुकी है, अब इस समय हम 2022 के अंतर्गत आवेश की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से होती है, अब वो जानते हैं। तो ध्यान देखिए, 2022 के अंतर्गत जो आवेश है, उसकी परिभाषा इस तरह निकलती है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या इसके प्रभावों का अनुभव करता है। यानी क्षेत्र को उत्पन्न, या तो खुद उत्पन्न करेगा या अनुभव करेगा। क्लियर है भाई? यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या पहले से विद्यमान, पहले से उपस्थित इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। क्लियर हो गई? चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप आप आवेश के बारे में समझ चुके हैं कि आवेश एक किसी पदार्थ का वो गुणधर्म होता है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र या तो खुद उत्पन्न करेगा या पहले से उपस्थित इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी लगेगी आवेश की संकल्पना। क्या होगा भाई? आवेश की संकल्पना। क्लियर है? आवेश संकल्पना को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ध्यान समझिएगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेते हैं दो तत्व। क्या लेते हैं? दो तत्व लेते हैं। एक लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। अब ये बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अभी पहले तो हम पढ़े हैं, वीडियो सामने है, यही है भाई। इस वीडियो को हमने कल तो पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे रखे हैं, वहां से फटाफट ओपन करिए और देखिए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी तत्व का पूरे 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281। 281 ये क्या भाई? 281 कैसे होता है? तो सुनिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है
सोडियम करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब करेंगे 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6 एंड 3s पे 1, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 1 2 8 1 हो गया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अब सुनिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर दिया। अब एक और लेते हैं, इसका नाम क्या है, क्लोरीन, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यूं करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका हो जाएगा 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 एंड 3p पे 5। क्या होगा, 5, मतलब 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब हम क्या करेंगे, और इसको शॉर्ट में करेंगे, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। हो गया ना भाई। इसका हो जाएगा क्या, 2 8 एंड 7। तो आपने क्या देखा कि अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जब क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम अपने बाहरी कोष के अष्टक को पूरा करना चाहे, अष्टक मतलब बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहे, तो इसके पास 2 रास्ता है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो ऑटोमेटिक बाहर का दिखेगा 8 दिखेगा, या बाहर से 7 ग्रहण करे तो ये ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा, यानी 7 बाहर से लेगा और एक ये क्या हो जाएगा 8। इसके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो ये 7 त्याग दे तो बाहरी कोष में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, या बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो आप खुद बताइए कि इन दोनों के लिए क्या आसान पड़ेगा। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 रुपए है और किसी बच्चे के पास 9 रुपए है, ठीक है, और आप दोनों को जाना मूवी देखने। मूवी का टिकट क्या है, 10 रुपए। तो आप दोनों में से कोई नहीं देख पाएगा, या तो आप 1 रुपए उसको दे दीजिए वो चला जाए, या आप उससे 9 रुपया मांगिए कि भैया हमको 9 रुपया दे दीजिए, मेरे पास 1 रुपया है, मेरे पास 10 हो जाएंगे, मैं मूवी देख लूंगा। तो किसके लिए आसान पड़ेगा, आपके लिए 9 रुपया मांगना या 1 रुपया देना। जाहिर सी बात है 9 रुपया कोई देगा ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप 1 रुपया किसी को दे सकते हैं। अर्थात इन दोनों की बात करें तो ये बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको आराम से निकाल देगा, त्याग देगा और अपना स्टॉक पूरा कर लेगा, ठीक है। यानी ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि इसके लिए ग्रहण करना आसान है और इसके लिए त्यागना आसान है। यानी आपने पढ़ा होगा कि जो भी धातुएं होती हैं सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, जबकि जितने अधातु हैं, यह धातु भाई गैस है, तो जितने अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। कैसे, देखिए सोडियम ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो सोडियम पे क्या बनाया प्लस। पूछिए कैसे, देखिए हमको पता है कि इस सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी कितना है 11 है। पूछिए कैसे, तो ये आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में कि किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया कि इस वाले केस में उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जब 1 निकल गया तो 8 2 इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10 बचे, और प्रोटॉन जितने थे उतने ही हैं, 11 का 11 है, ठीक है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 11 थे 10 बचे, प्रोटॉन जितना थे उतना ही है। तो आप खुद देखिए ना कि यहाँ पर अधिक कौन है, प्रोटॉन अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है जो कि प्लस होता है, इसलिए इस पे अब प्लस चार्ज लग गया। यानी इस वाले केस पे सोडियम पे धन आवेश आ गया। कौन आवेश आ गया भाई, धन आवेश। आप इसको नोट करें फटाक से, इस पे कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। क्लियर है। उसी प्रकार से अब यहाँ देखिए क्लोरीन क्या करता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 2 8 10 7 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है। जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हुआ क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण किया और कितना हो गया 18 हो गया। प्रोटॉन जितना थे उतना है, कोई चेंजेस नहीं, 17 थे 17 है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो आपने नोटिस क्या किया
क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस आवेश। कैसे भाई, देखिए प्रोटॉन जितना थे उतना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 17 थे, एक जोड़ लिया, कितना हो गया, 18 हो गया। अर्थात आप दोनों देखेंगे तो इसमें से कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश होता है, इसे क्लोरीन पे एक माइनस आवेश हो गया। ठीक है, अर्थात इस क्लोरीन पे कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश, इसको बोलते हैं ऋणावेश। इतनी बात क्लियर है। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल में क्या नोटिस किया भाई, चाहे किसी धातु पे या किसी तत्व पे अगर धन आवेश हो तब भी वजह कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी तत्व पे ऋण आवेश आता है तब भी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन क्यों नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन ही हर काम क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन दुल्हन बन करके किसी तत्व के नाभिक में जाकर के यानी गोद में जाकर के छुपा हुआ है। ये आप परमाणु के अंदर पढ़े होंगे कि कोई परमाणु उसके केंद्र में एक नाभिक होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके बाहर इस नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं, कक्षाएं होते हैं और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं। तो बाहर जो रहेगा वो इन्हें सारा काम करेगा। आप बचपन में देखते होंगे कि कुछ बच्चे काम के डर से जाके पहले बिस्तर में सो जाते हैं, स्कूल चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे कि न मम्मी पापा के सामने रहेंगे और न कोई काम करना पड़ेगा। एकदम उसी तरह से अंदर कौन घुसा हुआ है, तो जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर क्यों है, क्योंकि वो प्रबल नाभिकीय बल, ये सब आगे पढ़ेंगे और कक्षा 9-10 में पढ़े भी होंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल कारण बंधे हुए हैं। स्वतंत्र कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हर केस में इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अर्थात आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्लियर है भाई, यानी जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर जाती है। आपने नोटिस भी किया, सामने देखा भी है कि अगर किसी धातु पे किसी तत्व पे धन आवेश बन रहा है तो वजह इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है तो धनावेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ऋणावेश होता है। तो आपने इसमें और नोटिस किया होगा कि इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में होगा कि इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की अगर हानि होती है तो क्या बनता है, धनावेश बनता है। क्या बनता है भाई, धनावेश बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या बनता है, ऋणावेश होता है। क्लियर है भाई, यानी आपने क्या नोटिस किया कि अगर किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पे कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। अगर किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पे ऋणावेश होगा। अर्थात दोनों केस में वजह कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कहा जाता है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आइए फटाफट इसको रिवीजन करते हैं कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उस पहले से उपस्थित इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। ठीक है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार दी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पर धनावेश होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश होता है। इतनी बात क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ध्यान दीजिए, अगली हेडिंग हमारी होगी आवेश के प्रकार। क्या होगा, आवेश के प्रकार। तो आपको पता चल चुका होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक क्या होता है, धनावेश, और एक क्या होता है, ऋणावेश। धनावेश का उत्पन्न होता है भाई जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो क्या उत्पन्न होता है, धन आवेश। और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तब क्या उत्पन्न होता है, ऋण आवेश। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि
एक हम लेते हैं रॉड लेते हैं ग्लास की, यानी हम क्या करते हैं एक ग्लास की रॉड लेते हैं, ग्लास की रॉड छड़, रॉड मतलब छड़, और एक लेते हैं हम लोग प्लास्टिक की छड़, यानी प्लास्टिक की छड़ लेते हैं ये रॉड, ठीक। और इसके साथ हम एक सिल्क लेते हैं, सिल्क एक कपड़ा होता है, इसके साथ भी एक हम सिल्क लेते हैं, सिल्क। अब हम ग्लास की छड़ को सिल्क के साथ, प्लास्टिक की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ेंगे और प्राप्त परिणामों का अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ग्लास का, जिसको जीवन बोलेंगे, एक ग्लास की रॉड के साथ हम किसको, सिल्क को घिसते हैं। घिसने के बाद क्या होता है, जो हमारे ग्लास की रॉड है ये आवेशित हो जाती है। क्या होती है, आवेशित हो जाती है। अगर इसको हम कागज के पास ले जाते हैं, कागज टुकड़े के पास, तो कागज टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग बचपन में खूब खेले होंगे कि पेन को बालों से रगड़ करके कागज के टुकड़े के पास अगर करते हैं तो कागज का टुकड़ा इस पे चिपकने लगता है। उसी तरह से अगर हम ग्लास के छड़ को सिल्क के साथ रगड़ करके कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज का टुकड़ा उसी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि ग्लास की रड आवेशित हो चुका है, ठीक है। अगर एक और लेते हैं, एक और हम ग्लास की छड़ लेते हैं जिसका नाम है G2, क्या नाम है G2, इसको भी सिल्क के साथ रगड़ते हैं और जो भी परिणाम आता है उस परिणाम को भी हम देखते हैं। इसमें भी सेम वही होगा, सिंपल सी बात है भाई। इसमें जो भी कागज टुकड़ा है वह सभी कागज टुकड़ा इस पे करेंगे, चिपकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की छड़ लेते हैं और इसके साथ सिल्क को भी रगड़ते हैं। तो सेम रिजल्ट इसका भी आएगा कि जो प्लास्टिक की रॉड है, प्लास्टिक की रॉड है, इस पे भी आवेश आ जाएगा और ये भी कागज के टुकड़े को अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, प्लास्टिक की छड़ के साथ सिल्क को रगड़ते हैं। परेशान मत होइए, हम क्या कर रहे हैं, 2 बार क्यों ले रहे हैं, इसकी रीजन क्या है अभी सब समझ में आएगा। थोड़ा सब्र कीजिए, रुकिए जरा, अभी सब समझ में आएगा। एक भी आउट ऑफ माइंड नहीं होगा, एक भी सर से ऊपर नहीं जाएगा, सब समझ में आएगा। चलिए हाँ, इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया, एक ग्लास की छड़ और सिल्क को रगड़ा, कागज के पास ले गया, खींचने लगा, वो यहाँ पे किया। फिर हमने क्या किया, प्लास्टिक की छड़ को लिया, सिल्क से रगड़ा और कागज के पास ले गया, कागज टुकड़े उस पर चिपकने लगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नोटिस करेंगे, क्या करेंगे भाई, कि अगर हम दो, अब तक हम एक लिए हैं, अलग अलग किए हैं, अब हम क्या करेंगे, 2 छड़ लेंगे, किसके, ग्लास के, 2 छड़ को रगड़ेंगे, उनको एक पास करेंगे, यानी सॉरी यानी दिखेगा G1 प्लस G2, हम 2 रॉड को रगड़ेंगे और उनको एक पास करेंगे, एक पास करेंगे, एक साथ रखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि G1 और ये G2 अब कागज के टुकड़े होंगे वो बहुत तेजी से आकर्षित होंगे, बहुत तेजी के साथ इस पे चिपकेंगे, बहुत तेजी से उड़ेंगे, बहुत तेजी से चिपकेंगे, ठीक। उसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, P1 को लेते हैं, 2 रॉड लेते हैं, P1 और P2, इनको भी रगड़ते हैं और एक साथ रखते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है, ये भी कागज के टुकड़े को बहुत स्पीड से अपनी तरफ खींचते हैं, बहुत ही स्पीड से अपनी तरफ चिपकाते हैं, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इंसान थोड़ा खुरापाती होता है। अब हमने G1 G2 जोड़ा, P1 P2 जोड़ा, अब हम क्या करेंगे, एक G और एक P, यानी P1 और G1 एक साथ जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, अगर हम इन दोनों को एक साथ रगड़े, एक साथ रगड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है भाई, एक पास करते हैं और सामने से कागज के टुकड़े लाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि कोई भी टुकड़ा इन पे चिपकता नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, चलिए हम बताते हैं क्यों। तो अगर आप ग्लास के छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं, इस पे प्लस आवेश उत्पन्न होता है। मान लीजिए इसको इस पे रगड़ने से इस ग्लास के छड़ पे +2 का आवेश उत्पन्न होता है, इस पर भी कितना होगा, +2 उत्पन्न होगा। तो अगर इन दोनों के एक पास रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 =
4 आवेश यानी इस पे +4 का आवेश उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से प्लास्टिक की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो इस पे माइनस का आवेश उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए इसको इस रगड़ने पे इस पे -2 का आवेश उत्पन्न होता है, इस पर भी -2 का आवेश उत्पन्न होता है, तो 2 और 2 अगर एक साथ करेंगे तो इस पे -4 का आवेश उत्पन्न होगा। क्लियर हो गया। अब हमने क्या कहा कि अगर एक हम ग्लास की रॉड को और एक प्लास्टिक की रॉड को एक साथ रगड़ करके उनको एक पास रखते हैं तो रिजल्ट निकलता है। तो हमको पता है जो ग्लास वाला रॉड है उस पे +2 उत्पन्न होता है और जो प्लास्टिक की रॉड है उस पे -2 होता है। तो आप क्या देखेंगे, 2 कट जाएगा, रिजल्ट 0 आएगा, अर्थात इस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। जब कोई आवेश है ही नहीं तो वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगा। क्लियर हो गया भाई। हाँ, तो आपने इस प्रैक्टिकल से क्या निष्कर्ष निकाला भाई, क्या सीखा आपने कि जिस प्रकार से मैथ में अंक जुड़ते हैं, 2 और 2 मिलकर 4 होता है, 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर 0 होता है, उसी प्रकार से आवेश में भी आवेशन को योग होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि आवेश का बीजगणितीय योग होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश का बीजगणितीय योग होता है। यह हो गया हमारा क्या इस पॉइंट का निष्कर्ष। और सुनिए, एक सबसे फैक्ट की बात है कि आवेश में ये प्लस और माइनस का चिन्ह किसने दिया भाई? वो कौन ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके मन में इस प्लस और माइनस का ख्याल आया? तो वह है, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है भाई? बेंजामिन। नोट कर लीजिए, बड़ी मौज चीज है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, नोट कर लीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चिन्ह को यानी प्लस और माइनस से इनको सुशोभित किया, अलंकृत किया, उनका नाम दिया कि जो प्लस आवेश है उनका प्लस चिन्ह, जो माइनस आवेश है उनको माइनस का चिन्ह इन्होंने दिया। इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम टॉपिक्स को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए फटाक से रिवीजन करते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है धनावेश होगा और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो ऋणावेश होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। एक लेते हैं ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ेंगे, दूसरा प्लास्टिक की रॉड को सिल्क से रगड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? हम यह प्रयोग 2 बार करेंगे। एक बार हम एक ग्लास की रॉड लिया और सिल्क से रगड़े, हमने देखा कि कागज को खींच रहा है। दूसरी बार 0 ही किया, उसको भी खींचेगा। अब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की रॉड सिल्क के साथ रगड़ेंगे, इस पे भी हमारा क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि इस पर भी आवेश होगा। वही फिर हम कर लिए। ठीक, अब हम अगली बार क्या किए हैं कि 2 रॉड के लिया, हमने दोनों को अलग अलग रगड़ करके उनको एक पास रख दिया और हमने देखा कि बहुत तेजी से आकर्षण हो रहा है। उसी प्रकार से हमने प्लास्टिक की 2 रॉड लिया, दोनों को अलग अलग घिस करके एक पास रख दिया, तो हमने नोटिस क्या किया कि ये 2 रॉड एक साथ मिलकर के इन दोनों की तुलना में अधिक तेजी से कागज के टुकड़ों को खींचता है। ठीक, फिर हमने तीसरा किया कि अब एक प्लास्टिक की रॉड और एक ग्लास की रॉड को एक साथ अलग अलग रगड़ करके उनको एक पास रखा, तो नोटिस क्या किया हमने कि कागज का टुकड़ा ज्यों का त्यों पड़ा है, कोई आकर्षण नहीं हो रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकला? हमने सपोज मान लिया कि एक ग्लास की रॉड को रगड़ने पे +2 की आवेश उत्पन्न होती है, तो 2 रॉड में 4 होगा, जाहिर सी बात है, तो उसमें आकर्षण अधिक होगा। इसी प्रकार से एक प्लास्टिक की रॉड पे -2 का आवेश उत्पन्न होता है, तो 2 रॉड में क्या होगा? -4 होगा, जो कि इनसे अधिक है, तो उस पे क्या हो जाएगा? आकर्षण अधिक होगा इन दोनों की तुलना में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक ग्लास की रॉड और एक प्लास्टिक की रॉड को एक साथ रगड़ करके उनको एक पास रखा, तो हमने क्या देखा? कोई आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि इसका +2 इसका -2 एक दूसरे को निरस्त करते हैं और उस रॉड पे कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है, चलिए तो फटाक से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए भाई। अब सुनिए ध्यान से, ये हमारा आज का पहला क्लास है और इस तरह से हम लोग डे बाय डे करके
थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके पूरे कंसेप्ट को एकदम इजीली पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे फिजिक्स का पार्ट 1 का पहला चैप्टर है। जी हाँ, हम थोड़ा थोड़ा करके, इससे क्लास चलता है ना स्कूलों में, कोचिंग में क्लास चलता है, समझिएगा रेगुलर क्लास चलेगा 40 मिनट 30 मिनट जो भी जाएगा, अब ये क्लास चलेगा और इस क्लास में को इतना पढ़ना है और इतना पढ़ने के बाद इसको नोट्स बनाना है, नोट्स बना के उसको रिवीजन करना है, ठीक है। और क्लास डेली अटेंड करना आपको। आप डेली यूट्यूब खोलेंगे, चैनल को ओपन करेंगे और डेली हमारा वीडियो आपको मिलेगा और एक किनारे से एक एक करके आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई वीडियो छूटने ना पाए, कोई स्किप नहीं करेगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो नीचे लाइक्स की बटन है, उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। भाई लाइक करने से क्या होगा कि हमको हिम्मत मिलती है, हमको लगता है कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ाया लोगों को समझ में आया, लोगों को अच्छा लगा, तो उसको देख करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे एक हिम्मत मिलती है, जुनून मिलता है। नए वीडियो अपलोड करने के लिए एक होता है ना, मतलब एक जुनून होता है कि हाँ भाई लोगों ने लाइक किया, अच्छा लगा है, ठीक है। तो हम नए नए वीडियो से बनाते रहेंगे। अगर हम आप इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियोस को लाइक कराएं और अन्य पढ़ने वाले बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ठीक है। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक को करते हैं, फिर हम कल नई ऊर्जा के साथ, नई हिम्मत के साथ, नए जुनून, नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे अगले पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।